नाउ दीज टू p ऑर्बिटल्स, अगर मैं इसको भी py कह दूं, इसको भी py कह दूं, नाउ दीज टू p ऑर्बिटल्स आर, क्या है ये, पैरेलल टू ईच अदर है। अच्छा, आपको याद है ये मैंने कहा था कि ये जो p ऑर्बिटल होता है इसका एक हेड होता है और एक टेल, ठीक है। जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग में क्या होता है कि एक लूप दूसरी लूप से ओवरलैप करती है। यहां पे क्या होगा, साइड बाय साइड, यानी साइड बाय साइड का क्या मतलब है कि ये दो पैरेलल ऑर्बिटल जाएंगे और हेड टू हेड ओवरलैप नहीं करेंगे, बल्कि कैसे ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैप करेंगे, सीधे आएंगे और ओवरलैप कर जाएंगे। तो दोनों की क्या ओवरलैप करेंगी, क्या होंगी, हेड नहीं करेगा, हेड तो फ्रंट है, क्या करेंगी, साइड्स हैं, इसीलिए इसको साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कहते हैं। और जब ये ओवरलैप करेंगे, ये नया ऑर्बिटल फॉर्म, इसको कहते हैं पीपी पाई, पीपी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे, क्योंकि स्फीयर जो होता है वो तीनों एक्सिस पर होता है, इसलिए स्फीयर्स कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते। पैरेलल हमारे सिलेबस के डोमेन में सिर्फ p और p हो सकते हैं। नहीं हो सकता, कैसे हो सकता, px py पैरेलल कैसे हो सकते हैं, अगर ये px है और ये py है तो पैरेलल कैसे, ठीक है ना, py और py पैरेलल हो सकते हैं, px और px पैरेलल हो सकते हैं, या pz यूं pz है, ये pz पैरेलल हो सकते हैं। बाकी सब शेल्स नहीं, बाकी सब शेल्स की तो खैर वैसे भी कॉम्बिनेशन हमारा सिलेबस नहीं, A2 में भी इवन नहीं, लेकिन यस बाकियों के भी ओवरलैपिंग्स होती हैं, उनमें भी सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। अच्छा जी, अब मुझे एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि सिग्मा और पाई कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, कंपैरिजन करें सिग्मा और पाई का, तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई कोवेलेंट, इसलिए कि पैरेलल ओवरलैपिंग जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है ना, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बहुत छोटा होता है, क्योंकि सिंगल एक्सिस पर है। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है वो बहुत ही कम एरिया पर होता है, इसलिए पाई कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। पाई कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, इसीलिए जिन कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है, आपने पढ़ा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन रिएक्टिव होते हैं, नहीं होते, अल्कीन अल्केन नहीं होते, अल्कीन होते हैं, क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो बाई कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली वीक होता है, इसीलिए उसको ब्रेक करना आसान है, और जिन कंपाउंड में पाई कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनकी आमतौर पर रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। कहीं मेरी बात क्लियर हुई? पाई कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है या वीकर होता है एज कंपेयर टू सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तीन तरह के सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बताए थे, तीनों तरह के सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड पाई से स्ट्रॉन्गर, ठीक है, पाई तीनों में के कंपैरिजन में वीक, यानी इन जनरल सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई, चाहे सिग्मा कोई भी। ओके जी, तो ये जो है वो सिग्मा और पाई के दरमियान आपको मैंने डिफरेंस बता दिया, और किस तरह से ओवरलैपिंग होगी, ऑर्बिटल का शेप कैसा आएगा, इस पर भी हमने बात करी। अच्छा जी, अब आज का जो हमारा अगला कंपोनेंट है जो इसी कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है, और वो ये है कि आपको मैं जो नेक्स्ट बताऊंगा वो मैं डिस्क्राइब करूंगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब देखिए
शेप ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि जब किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, किसी भी मॉलिक्यूल में जहां कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जैसे आप सोचिए मीथेन बना। अब मीथेन में 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन। अब सवाल ये है कि उन हाइड्रोजन का स्पेस में अरेंजमेंट कैसा हो। भाई आप एक कमरा बनाते हैं तो कमरे में दीवारों का एक नक्शा होता है कि आपने कितने जो है वो लेंथ की दीवार बनानी है, कौन सी डायरेक्शन में बनानी है, ऐसे ही होता है ना। इसी तरह से नेचर में भी जितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स हैव देयर स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस। बात तो अजीब सी लगती है लेकिन डेफिनेटली ऐसा होता है। ऑल्दो के जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज नैनो साइज पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये, लेकिन इसके बावजूद हर मॉलिक्यूल के अंदर, हर पार्टिकल के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो ऐसा नहीं होता कि वो रैंडमली अरेंज होते हैं, बल्कि वो स्पेस में एक खास अरेंजमेंट शो करते हैं। इसी अरेंजमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या बताया मैंने आपको? दैट इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन द स्पेस। कि अगर आप एक मॉलिक्यूल का अज्यूम करें कि एक कार्बन है, ऐसी अजम्पशन सोचें कि कार्बन है सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन। अब वो 4 हाइड्रोजन जो हैं उनकी तरतीब, अरेंजमेंट क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में होंगे, कौन से एंगल पर होंगे, ये तमाम बातें हमें इस टॉपिक से समझना है। इज दिस क्लियर? तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन द स्पेस। स्पेस के अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज होंगे, क्या एंगल होगा, क्या डायरेक्शन होगी, ये तमाम बातों की एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है इन केस ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हम जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये वेस्पर कहलाती है, वेस्पर थ्योरी। और ये वेस्पर थ्योरी जो है इसमें V फॉर वैलेंस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, S फॉर शेल, P फॉर पेयर एंड R फॉर रिपल्जन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल पेयर रिपल्जन थ्योरी। अच्छा, ये थ्योरी आपको हेल्प आउट करती है टू आइडेंटिफाई अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अच्छा देखिए, अब इस बात को समझने के लिए कि अगर फर्ज करें जब हम स्पेस की बात करते हैं तो आपको ये बात पता है कि मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और जब शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है तो वहाँ ऑलरेडी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ऐसा ही है। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका मतलब है हर एटम, 2 एटम्स के दरमियान कम से कम कितने पेयर होंगे? एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। एग्री करते? अब आपको क्या लगता है कि अगर एक मॉलिक्यूल है और उसमें सेंट्रल एटम क्या पहले बता चुका हूं, सेंट्रल एटम कौन होता है? विच इज सराउंडेड बाय अदर एटम्स। अब मीथेन है CH4, तो CH4 में सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। तो कार्बन, अगर मैं मीथेन की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाऊं तो ये मीथेन की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, और इस डायग्राम के अंदर ये वाले जो 4 पेयर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब आप जरा सोचिए, कार्बन है और इसकी सराउंडिंग में 4 शेयर्ड पेयर्स। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चारों शेयर्ड पेयर्स
क्या एक दूसरे के करीब होंगे या डिस्टेंस पर होना चाहिए? क्यों डिस्टेंस में होना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है, सही है। तो होता क्या है, वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें जो सेंट्रल एटम होता है, उसके सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? रिपेल कर रहे होते हैं। लिहाजा वो कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से डिस्टेंस जनरेट करें, और इतना डिस्टेंस जनरेट करें ताकि उनका जो आपस का रिपल्जन है वो मिनिमाइज हो, आपस का रिपल्जन मिनिमाइज हो। बात समझ में आई? इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं स्पेस के अंदर। वो इस तरह अरेंज होता है, फर्ज करें दो पेयर है, आपको आइडियल पोजीशन क्या लगती है कि दो शेयर्ड पेयर को कैसे होना चाहिए स्पेस में? दोनों एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं? 180 डिग्री पर आ जाएं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से वहां पर एटम्स का अरेंजमेंट होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आप नोट करें इस सिलसिले में। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वेस्पर थ्योरी का, वो ये कहता है कि इन अ मॉलिक्यूल pair of electrons around central atom are arranged in a way to minimizes electron pair repulsion among each others. पॉइंट क्लियर हुआ? इस सेंट्रल एटम के जो सराउंडेड पेयर्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि क्या हो जाए? रिपल्जन मिनिमाइज। इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, क्योंकि देखें आप खुद सोचें, जब रिपल्जन होगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाए। लिहाजा मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को रिटेन करने के लिए, अपने शेप को रिटेन करने के लिए क्या करता है? वो इस तरह से अरेंज होता है कि उनकी आपस की रिपल्जन मिनिमाइज। गॉट इट? सबको बात समझ में आ गई? अच्छा, अब लेट मी स्टार्ट कि जो सराउंडिंग पेयर्स होते हैं, सराउंडिंग पेयर्स हम दो तरह के ऑब्जर्व करते हैं। नंबर वन, एक को कहा जाता है बॉन्ड पेयर और दूसरे को कहा जाता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स involved in between two atoms। बॉन्ड पेयर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बिटवीन टू एटम। 2, 4, 6 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हों इन बिटवीन टू एटम, उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और लोन पेयर क्या होता है? ये पहले भी बता चुका हूं। दिस इज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
आउटर और अच्छा, अब मुझे एक मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ, ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम अमोनिया मॉलिक्यूल की है, और इस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में आपको ये समझाना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का फर्क। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बिटवीन टू एटम, 1 2 और ये 3। तो दीज 3 आर बॉन्ड पेयर्स, जिसको आप शेयर्ड पेयर भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा, वो आगे मैं डिस्क्राइब करता हूँ आपको। और ये जो है पेयर जो शेयरिंग नहीं कर रहा लेकिन स्टिल आउटर ऑर्बिट में मौजूद है, दिस इज कॉल्ड एज लोन। तो यहाँ इस मॉलिक्यूल के अंदर मैं कह सकता हूँ देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। अच्छा, अब मेरा सवाल है आप लोगों से, और वो ये कि आपको क्या लगता है तो दोनों पेयर्स, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, आप क्या ये बता सकते हैं कि आपके हिसाब से रिपल्जन किस में ज्यादा होना चाहिए? लोन पेयर में ज्यादा रिपल्जन की एबिलिटी होनी चाहिए या बॉन्ड पेयर में?